नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात यहां पर इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध की करते हैं। यहां पर कैसे हालात हैं ये आप देख रहे हैं। लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है इजराइल और गाजा के बीच। इस युद्ध का आज तीसरा दिन है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर वहां पर पहुंची है और इस वक्त हमारे दो सहयोगी उमर शंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा एस्केलॉन शहर में हैं। और ये जो शहर है ये गाजा के बहुत नज़दीक है और ये दोनों बता रहे हैं कि एस्केलॉन शहर में किस कदर हालात जो है वो बदतर नजर आ रहे हैं। लगातार गाजा की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं और जिससे यहाँ पर भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रॉकेट से बचाव के लिए यहाँ पर बंकर बनाए गए हैं और हमारे सहयोगी बनाए गए बंकरों को भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। एनडीटीवी की इजराइल से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से और हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ बंकर में आना पड़ा है। ये जो आवाज धमधम की आवाज आ रही है वो ये देखिए, हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये पहला लाइव वास्ता जो रॉकेट अटैक हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ से, उसका पहला लाइव हमारा सामना हुआ है। We reached the hotel and immediately the siren went off and we had to run inside into this और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ। सामान the luggage is still outside. तो आपने देखा कुछ इस तरह के हालात इजराइल में फिलहाल बने हुए हैं। अभी भी वहां पर जो लड़ाई है वो जारी है। हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह ने तेल अवीव से एस्केलॉन शहर जाते वक्त कार से ही वहां का हाल बताया है। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और कुछ जगह पर तबाही की तस्वीरें भी यहां पर देखी जा सकती हैं। ये एनडीटीवी की इजराइल से ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ पे पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो लगी हुई है। अभी जो है तेल अवीव एयरपोर्ट से निकलते हुए जब एस्केलॉन के रास्ते में हम हैं तो यहाँ ये बैरिकेडिंग नज़र आई। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है। गाड़ियों की जो पड़ताल है वो भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि तेल अवीव हवाई अड्डे से निकलते समय हम जब इस गाड़ी में बैठे तो हमें इस बात की हिदायत दी गई कि जब भी कोई एक सायरन की आवाज़ आए तो गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और हमें निकलकर ज़मीन पर लेटना है। ये बचाव के लिए एक ज़रूरी कदम है। तो इस तरह की हिदायत के साथ यहाँ पे टैक्सी में बैठना होता है, अपनी गाड़ियों में भी बैठना होता है। तो इस हिदायत के साथ बैठना होता है। तमाम जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको इस बात की जो जानकारी है वो दी गई है और सभी क्योंकि यहाँ पे यूज्ड टू हो चुके हैं हमले के, तो उनको अपने आप ये जानकारी जो है वो है। तो अब हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ सड़क जो है वहाँ पे पहले जो अमूमन गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, पीछे तो जाम लगा हुआ था क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन अमूमन जिस तरह से गाड़ियों की तादाद इस वक्त होती थी, जैसा कि हमारे ड्राइवर ने बताया कि उतनी तादाद अभी नहीं है। टूरिस्ट ने यहाँ पे आना काफ़ी कम कर दिया है। फ़्लाइट्स काफ़ी कम आ रही हैं। तेल अवीव कहा जा रहा है कि जो हर पाँच में से जो एक फ़्लाइट है वो कैंसिल हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा भी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। और कई एयरलाइंस ने यहाँ तेल अवीव के लिए अपनी उड़ान बंद कर दी है, जिसमें कि इंडियन एयरलाइंस भी है जो कि 14 फरवरी तक यहाँ पे 14 अक्टूबर तक यहाँ पे उड़ान नहीं भरेगी सुरक्षा के हालात के मद्देनज़र। तो ये दक्षिणी जो शहर है एस्केलॉन, वहाँ हमने जाने की इसलिए सोची क्योंकि जिस तरीके से हमास का हमला हुआ, हमास के आतंकवादियों का हमला हुआ, तो ये शहर उसका एक बड़ा निशाना बना है। कई रॉकेट्स यहाँ पर आकर गिरे, जान माल का नुकसान हुआ। आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से निकलकर सामने आई। जो हमास के आतंकवादी हैं उनके साथ
IDF की जो मुठभेड़ है वो यहाँ पर हुई, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि 8 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुठभेड़ जैसी स्थिति जो है वो है। जो होल्ड अप किया हुआ है कुछ इलाकों को आतंकवादियों ने, उसको क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये एस्केलॉन की तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ इजराइल में क्या कुछ और चल रहा है, किन इलाकों में ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, किन इलाकों में ज़्यादा जो रॉकेट के हमले हुए हैं वहाँ के लोगों को शिकार होना पड़ा है, और इसके साथ साथ इजराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसका क्या कुछ असर गाजा में देखने को मिल रहा है, या वहाँ से क्या जानकारी निकल कर आ रही है। इन सब बातों के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इतना ज़रूर है कि अब तक जिस बड़ी तादाद में 600 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों के मारे जाने की जानकारी आ चुकी है, तादाद और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ इजराइल के जवाबी हमले में जिस तरीके से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी जद में आकर वहाँ भी नागरिकों की जो जान है वो जा रही है, उन पर खतरा है। तो इन सब बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इजराइल की जो हालत है वो युद्ध जैसी हालत है, जैसा कि यहाँ पर पहले ही ऐलान कर दिया गया है। तो इस युद्ध जैसी हालत की स्थिति को हम अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो उमा दिखा रहे थे कि जो रास्ता है तेल अवीव से एश्केलॉन का वो किस तरह इस वक्त नज़र आ रहा है। हिदायत दी गई है वहाँ पर जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं वहाँ से। उमा, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, कैसे आपको तुरंत जो है होटल में दाखिल होते ही शेल्टर में जाना पड़ा। अभी वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, क्या वहाँ पर चल रहा है, आप दिखाइए ज़रा वहाँ पर। जी देखिए, एश्केलॉन वो शहर है जहां पे शुरुआती तौर पे जब यहाँ पे रॉकेट फायरिंग की रिपोर्ट आई तो इसी शहर से पहला विजुअल जो आया, जो हमने NDTV पर दिखाया, और उसी जगह पे हम यहाँ पर हैं। मैं और मेरी सहयोगी कादम्बनी शर्मा यहाँ जिस होटल में हैं, यहाँ अभी अंधेरा है, पीछे के इलाके में समंदर है, लेकिन अगर इससे थोड़ी सी दाईं तरफ जाएं तो पूरा का पूरा जो गाजा स्ट्रिप है वो दिखता है। जैसे जैसे सवेरा होगा हम आपको यहाँ से जो दिन की तस्वीर है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेल अवीव जब हम उतरे और वहां से जब हम चले तो रास्ते में भी कई सारे रॉकेट्स जो हैं वो हमें नजर आए। हालांकि हम उसको वीडियो पे कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन ये पूरा रास्ता जो था वो काफी लंबा था, तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता था। और हमें ये हिदायत भी दी गई थी कि अगर सायरन की आवाज आए तो गाड़ी से निकलकर जमीन पे लेटना है अपने बचाव के लिए। कादम्बनी, किस तरीके का हमारा अनुभव रहा? कितना हमने पहले जब भी हम आए थे ट्रैफिक हमने देखा, लेकिन किस तरह से सुनसान सड़क थी और पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी, इसके बारे में अपने दर्शकों को हम बताते हैं। जी बिल्कुल, और मैं बताना चाहूंगी कि द मोमेंट वी लैंडेड एट बेन गुरियन एयरपोर्ट वी सॉ दैट द ट्रैफिक वाज नॉट एज इट यूज्ड टू बी, एज इट इज यूजुअल। आई हैव बीन हियर जस्ट 4 months back and it was very unusual because lots of flights have been cancelled. There were very few flights, even the people were quite few. But as we moved towards Ashkelon, we saw that there were several barricades along the way. This was not the case earlier. The security used to be there, but it used to be mostly invisible security. But this time we saw several barricades, several roads were barricaded. There was a traffic jam because of that. Now it has the assault from Gaza has started only on Saturday. We saw several rocket fires, and our driver who was there, he directed us that if the siren goes off while we are driving to Ashkelon, where we are right now, that we must, he would stop the car, we would have to get out and just lie down on the floor wherever it is. So that is a standing instruction from everyone. So after that we took this road to Ashkelon, which was quite silent, which is quite unusual, as I had been to Ashkelon before. Just 4 months before it was not the case. There were lots of people. The beaches of Israel are quite famous. एक बात ये भी है कि जब हम होटल में पहुंचे, जो कि हम विजुअल लगातार दिखा रहे हैं, जब हम चेक इन भी हमने नहीं किया था और सामान लेकर ऊपर आ रहे थे, तभी यहाँ पे रॉकेट की जो फायरिंग है वो शुरू हो गई। और हमें जो भागकर होटल में जो एक बेसमेंट बना हुआ है वहां पे शेल्टर लेना पड़ा। तो अपने आप में काफी इस अलग तरह का अनुभव है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल पिछले साल मैं भी यहाँ पे आया था, इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। और जहां तक यहाँ पे सुरक्षा हालात की बात है तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो हमेशा से यहाँ पर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पे अटैक हुआ है और जिस तरह से अटैक लगातार यहाँ पर हो रहे हैं वो एक चौंकाने वाली बात है। और यही वजह है कि जो जवाबी कार्रवाई है वो जो शुरू हुई है, और जिस तरह से गाजा से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह
जैसे वहां पे एक फिलिस्तीन टावर है उसको गिराया गया है, तकरीबन 300 के आसपास फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और उसमें बहुत सारे नागरिक भी हैं आतंकवादियों के साथ साथ। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में जो रिटेलिएशन है पूरी तरह से निकलकर सामने आएगा इजराइल की तरफ से। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप एश्केलॉन की हम बात करें, जहाँ पे द मोमेंट वी केम टू द होटल, वी वर राइट आउटसाइड, वी हैड जस्ट टेकन ऑफ आवर luggage from the car, we had just put it there and suddenly the siren went off. Our viewers have seen how we had to rush in because that is the rule here, that is how you are supposed to act, and if you don't adhere to it then there are problems. So we rushed inside, we managed to get some footage of it, and our viewers have been seeing it. Now why is this place very important? Because the distance from Ashkelon to Gaza is barely around 10 to 12 kilometers. If once there is light here, it is quite very early in the morning here, you know that Israel is around 2.5 hours behind India, so once there is light you would be able to see how close we are. So at this there are two sides at the hotel we are standing here. So just the opposite side of it, where we are not allowed to go at the moment, there we can see the lights of Gaza, and there are also reports of how when the explosion took place there, when the retaliation was done by IDF, then it was visible from here itself. और ये जो एश्केलॉन शहर है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो शुरुआती जो रॉकेट के हमले हुए थे शनिवार सुबह 6:30 बजे स्थानीय समय के हिसाब से इस शहर के रिहायशी इलाकों में आकर वो रॉकेट्स गिरे थे। हमने जो आग की तस्वीरें देखी वो इसी शहर की है। तो दिन में हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि कादमनी ने बताया कि हम दूसरी तरफ से लाइव करना चाहते थे, लेकिन वो जो इलाका है आउट ऑफ बाउंड है, उस तरफ हम नहीं जा सकते। हालांकि हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें छत पे जाने दिया जाए और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सिचुएशन है अनफोल्ड होता है। लेकिन हम अपने दर्शकों को यहाँ इस सेंटर से, इस जगह से, जो एक तरह से एपी सेंटर है जहाँ पे रॉकेट के हमले जो है हुए हैं, इसके अलावा भी 7-8 और जगह हैं जहां हम ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो सिचुएशन है वो ये है कि रात भर जो आवाज है धमाकों की वो आती रही है हमें, और हम यहाँ जो अभी अलसुबह है यहाँ पर, और दिन ढलने के साथ हम दिखा पाएंगे कि यहाँ इस शहर में किस तरह की तबाही हुई है रॉकेट हमले की वजह से। Actually, we have not been able to sleep much because we reached here quite late in the night. Even by Israeli standards, it was quite late. But Uma, even now we can hear. Maybe our viewers cannot hear it, but we can hear the planes right above us. There is sometimes a kind of humming. Maybe in all probability, those are the drones. But also lots of plane activity just above this. Then you hear kind of boom, like the attack is being done, or some kind of explosive is going off. So that also the retaliation. That maybe the retaliation, that boom sound comes very, very frequently, and you are always on the alert. Even if you want to relax, you cannot relax here because you are waiting for that siren to go off. You have to be on alert for that. That is very important to be safe, as well as that is the rule here, because such is the situation. And then the retaliation of whose sounds we have been hearing almost all night. और एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें दिया गया है कि जैसे ही कोई सायरन की आवाज है तो होटल के नीचे ही एक जो बंकर बना हुआ है, जो तहखाना है, वहां पर भागकर जगह लेनी है। और वही हमने किया जब होटल में घुसने के समय ही जो रॉकेट अटैक गाजा स्ट्रिप की तरफ से होना शुरू हुआ, तो हमने भागकर वहीं पे शरण ली। तो यहाँ पे बहुत ही अभी आज की हालात में, आज की तारीख में, आज के हालात में यहाँ पे बहुत ही कठिन जिंदगी है। और हम तो यहाँ पे कुछ दिनों की रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे लगातार रह रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। उमा, बिल्कुल सुबह का वक्त है, हम आपको देख पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब आप वहां पर रोशनी होगी तो और बेहतर तरीके से आप उस जगह को दिखा पाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को अगर आप समझा पाएं और बेहतर तरीके से थोड़ा दर्शकों के लिए, कि एक सवाल ये था कि वहां पर जो अंदर गाजा की तरफ से लोग घुसे थे आतंकवादी, क्या उनको पूरी तरह से हटा लिया गया है? सब जो शहर है वो इजराइल के कब्जे में वहां पर हैं, और जिनको ले जाया गया है गाजा की तरफ, उनको लेकर कुछ स्पष्ट हो पाया है? कितने लोग हैं, किन किन देश के लोग उसमें शामिल हैं?
जी, ताबिश का ये सवाल है कि जो यहाँ जो अभी सिचुएशन क्या है और क्या हर जगह जो जहाँ पे आतंकवादी घुसे थे क्या उसको क्लियर करा लिया गया है, और जो अगवा करके ले जाया गया है गाजा में जिन नागरिकों को वो किन किन देशों के नागरिक हैं। ताबिश देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 ऐसी जगह अभी भी हैं जहाँ पे मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई है, और जो आईडीएफ है वो उस इलाके को क्लियर कराने की कोशिश में है। कुछ ऐसी जगह हैं जो हमें बताया गया है वहां पे अभी भी होल्ड अप करके बैठे हुए हैं आतंकवादी, और पूरी तरीके से इस इलाके को क्लियर नहीं किया गया है। तो कोशिश लगातार जारी है, और जहां तक गाजा अगवा करके ले जाए जाने वाले नागरिकों की बात है तो जो इजराइल के नागरिक तो हैं ही उसमें, इसके अलावा और किन देशों के नागरिक हैं इस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई है। कल रात जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ये है कि जो इस हमले की जद में इसमें वो शामिल नहीं है जो गाजा ले जाए गए हैं, लेकिन इस हमले की जद में अलग अलग देशों के नागरिक भी आए हैं। अमेरिका के भी नागरिक हैं, यूके के भी नागरिक हैं। अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया है कि वो इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के कितने नागरिक इस हमले की जद में आए हैं और उनकी वस्तुस्थिति क्या है। ये जरूर कहा गया है कि कई सारे अमेरिकी जो नागरिक हैं वो मिसिंग हैं, उनका कोई अभी अता पता नहीं है। Well, I'm sure Secretary Blinken had given a statement when he was talking to the press, and he said that there are some reports that some Americans have been also taken hostage, but that is still to be verified. There are also reports that some Americans have been killed, so that is also being verified. But of course, America is a close ally of Israel, and it has already sent a naval ship. It has been asking for what support Israel can be given. There is a clear and understanding about the support which America has been giving to Israel for a long time. There is also there are other countries who have said that they stand by Israel, but at the moment the place where we are in, this is the southernmost tip of Israel, and this is important because this is the place which was run over by the terrorists who came in from Gaza, Hamas terrorists who who did a terrorist attack here. There are still efforts on so that all those who are inside, most of them is being reported that most of them have been driven out, either killed or either neutralized or chased away. But of course there are some who are in different pockets, and it cannot be said with complete conviction that there are no terrorists right now here in Ashkelon or other parts of southern Israel. So this is a very sensitive situation. It is a difficult situation, and we would also try to go inside as far as possible. देखिए, अभी भी आवाज आ रही है। जो हम अपनी जिसकी बात हम कर रहे थे वो आप तक शायद ना पहुंची हो, लेकिन ये स्थिति लगातार यहाँ पे बनी हुई है। और जैसा कि कादमनी बता रही थी कि किस तरीके से the continuous booms which looks like a retaliation from IDF. जी, और ये लगातार यहाँ पे जारी है, और तभी जो स्थिति यहाँ पे गंभीर बनी हुई है। और जैसा कि कादमनी बता रही थी कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो है वो और ज्यादा जो सैन्य मदद है इजराइल को देने की बात की गई है। 3.8 बिलियन डॉलर की जो मदद है वो लगातार दी जाती रही है, लेकिन उसके आगे भी, उससे बढ़कर भी मदद की जो घोषणा है वो की गई है, लेकिन किस रूप में मदद होगी ये अभी साफ नहीं किया गया। इतना जरूर है कि अमेरिका ने अपने कई नौसैनिक के जहाज जो हैं, नौसेना के जो जहाज हैं वो इस इलाके में भेजे हैं, और उसका मकसद ये नजर आता है कि जिस तरीके से चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो या ईरान जिस तरीके से समर्थन में उतरकर सामने आया है, वो पहले से भी सपोर्ट और सहायता देता रहा है। तो ऐसे में ये जो जंग है वो और ज्यादा एस्केलेट न करे, दूसरे देश जो हैं या दूसरी ताकतें इसमें शामिल न हो, उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो अपने जो नौसैनिक दस्ते हैं वो इस इलाके में भेज रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर ये जो जंग है वो हमास और इजराइल से आगे बढ़ता है, और जैसा कि हिजबुल्लाह ने भी कल अटैक करना शुरू किया उत्तरी इलाके को, जो इजराइल का जो उत्तरी इलाका है वहां पर, तो अगर ये आगे बढ़ता है और इसमें और ज्यादा ताकतें शामिल होती है तो जाहिर सी बात है कि जो इजराइल के साथ खड़े दो देश हैं, खासतौर पे अमेरिका जैसा जो दोस्त है, वो भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ अभी की स्थिति में कैसा ये लग रहा है, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हम देखें, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, लेकिन इस बार जिस तरह से हमास की तरफ से हमला किया गया उसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान गई है, और अब अमेरिका यूके सपोर्ट में इजराइल के है, बाकी अरब कंट्रीज कुछ वहां पर भी सपोर्ट कर रही हैं, तो लग रहा है कि ये वॉर अब इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा बड़ी हो रही है, ज्यादा वक्त इसमें लग सकता है। जी, अभी की स्थिति में अभी भी आवाज आ रही है। जी, और ये लगातार यहाँ पे जारी है। अभी भी आवाज आ रही है। जी, और ये लगातार यहाँ पे जारी 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 है
जी बिल्कुल, देखिए जो पहले छिटपुट वारदात होती रहती थी रॉकेट अटैक की या जो झड़पों की, वो अपनी जगह, लेकिन 1973 के बाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर ये जो अटैक है वो हुआ है। तकरीबन 5000 रॉकेट जो हैं वो छोड़े गए और जो उसका जो नुकसान है वो देखने को मिला है। जहां तक अलाइनमेंट की बात है तो वो पहले से अलाइंड रहे हैं, ईरान चाहे वो जो लेबनान का हिजबुल्लाह है वो रहा हो, लेकिन इस वक्त में जब ये मामला इतना तूल पकड़ गया है और ऐसे में अगर जो सक्रिय भागीदारी नजर आती है तो एक और जो जंग की जो हालात है वो और ज्यादा फैल सकती है, और खासतौर पे इसलिए क्योंकि अमेरिका जैसी जो शक्ति है उसने सीधे तौर पे कह दिया है कि पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। वो पहले से भी अमेरिका जो इजराइल के साथ रहा है, तो इसके अलग अलग जो पोटेंशियल है, इसके अलग अलग जो पहलू वो अपनी जगह हैं। कादमनी, इसमें आप अगर कुछ जोड़ना चाहें कि आखिरकार किस तरीके से ये जो हमला है वो बाकी हमलों से बिल्कुल अलग है और कैसे इसमें इस बात का खतरा है कि ये ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। जो रिटेलिएशन है वो अपनी तरफ से तो चल रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन इससे ज्यादा भी ये फैल सकता है। देखिए 1973 में जो हुआ था उस वक्त एक तो दुनिया अलग थी। नाउ 1973 वॉर वाज बिटवीन द नेशंस, इट वाज नॉट अ टेरर अटैक लाइक इट हैज हैपेंड। नो, वी नो वेरी वेल दैट हमास डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ wherewithal where it can face IDF directly. IDF is not that kind of force. It is a very strong force. It is one of the best in the world. How the lapse happened where these terrorists could get in and kill so many people and cause so much havoc is still something which has to be ascertained. It has to be investigated. But the situation at the moment is entirely different. The world is different, and there are so many flashpoints. There are already 2 other wars going on. Now, yesterday we reported, last morning we reported that the Hezbollah forces had tried to get in through the northern borders. My sources at the northern borders told me that they were trying to get in, but they were repulsed. Now, after the open declaration that they are helping the Hamas in attacking Israel, there are also forces who have been trying to come in from that side, from the northern side. Like, it is 2-pronged attack from 2 sides, from southern side as well as the northern side. So now also the IDF concentration is also on the northern side, so that there are not 2-pronged attacks from 2 different fronts, and Israel is not overwhelmed. Israel is not a very huge country. It's a tiny country, and the enemy which is attacking is not so far off. It is barely few kilometers. As far as this place is concerned, where we are standing right now, it is barely 12 kilometers, and we can see Gaza from here, so we can understand how this is the situation. Even on the northern borders, if you stand on a hillock, you can see the buildings, you can see the settlements. If you take a binocular, you can see very easily see how the Hezbollah people are moving around. की जरूरत भी नहीं है। नंगी निगाह से जब इस सड़क से हम जब आए तो गाजा जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। यहाँ से बेशक कहने को 10 किलोमीटर दूर हो इस शहर से, लेकिन नंगी निगाह से यहाँ से देखा जा सकता है। तो बहुत ही सिचुएशन यहाँ पे जो है वो अभी भी भयावह बनी हुई है, और दिन ढलने के साथ हम ज्यादा तस्वीरों के साथ हाजिर होंगे अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल उमा, आपके पास हम लौटेंगे। जिस जगह पर आप हैं आप भी ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि आपके पीछे भी आवाज़ें हमने सुनी अभी धमाकों की। तो आपके पास हम लौटेंगे। कादमनी और उमा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ से ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आने वाले चुनावों की। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज दोपहर 12 बजे जो चुनाव आयोग है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 5 राज्यों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव जो है होने हैं और इन 5 राज्यों में जो चुनाव की तारीखें हैं उसका ऐलान आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर किया जा सकता है। तो आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 5 राज्यों के जो चुनाव हैं विधानसभा चुनाव, उनकी तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए इस बार जो चुनाव होने हैं इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हैं और मिजोरम और तेलंगाना के चुनाव होने हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है 12 बजे, तो तारीखों का ऐलान होगा। अगर पिछली बार के हिसाब से देखें तो एक ही चरण में ज़्यादातर हो सकते हैं चुनाव। जी हाँ, पिछली बार भी जो 4 राज्य हैं उसमें एक ही चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार भी यही माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, बाकी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। कुछ राज्यों में दीपावली से पहले चुनाव हो सकते हैं, कुछ में दीपावली के बाद हो सकते हैं।
और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मतगणना होगी और चुनाव के जो परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि आज 12 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से जिसमें 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा और इसी के साथ जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राज्य सरकारें हैं वो किसी भी तरह की नई घोषणाएं नहीं कर सकती हैं और न ही विज्ञापनों के जरिए वो अपना काम का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। इस आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ ही जो पूरी स्टेट मशीनरी है वो चुनाव आयोग के दायरे में आ जाती है और चुनाव आयोग उस पर नजर रखेगा, निगरानी रखेगा, किसी भी तरह का जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन ना हो। ये 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये सब अपनी अपनी सरकारों को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसी तरह तेलंगाना में जो है बीआरएस की सरकार है। अब ये देखने की बात होगी ये जो जंग है ये किस तरह से लड़ी जाएगी, क्योंकि ये जो चुनाव है इनको 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो इसके जो भी परिणाम होंगे निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा जो इंडिकेशन वो हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या हो। तो इसीलिए सभी पार्टियां अपनी ओर से पूरा जोर इसलिए लगाएंगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो सभी पार्टियां इन राज्यों में अपना जोर जो है वो लगा रही हैं। आप काफ़ी वक्त से देख भी रहे हैं उनकी कैंपेन्स और अब तारीखों का ऐलान आज यहां पर किया जा सकता है। 5 राज्यों की तारीखों के ऐलान के लिए जो चुनाव आयोग है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर शाहरुख खान से जुड़ी हुई है। अभिनेता शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है और Y+ की सुरक्षा में 6 हथियारबंद जवान 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। तो शाहरुख खान की सुरक्षा को यहां पर बढ़ाया गया है और उनकी सुरक्षा में अब 24 घंटे 6 हथियारबंद जवान जो है वो रहेंगे। Y+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो शाहरुख खान को यहां पर दी गई है। सुनील सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील बताइए क्या ऐसा हुआ कि शाहरुख खान की सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया है? अभी हाल ही में 2 फिल्में जो सफल हुई हैं शाहरुख खान की, जवान और पठान, उसको लेके जो सक्सेस मिला है उसके लेके कहीं न कहीं उन पर एक खतरा आया है। ऐसी एक सूचना इंटेल जो मिला है वो खुफिया एजेंसियों को मिला है, जिसके तहत उनकी सुरक्षा को तुरंत बढ़ाया गया है और उन्हें Y+ सिक्योरिटी फिलहाल दे दी गई है, जिसमें कि 6 जवान होंगे जो कि 3 शिफ्ट में 24 घंटे उनके साथ रहेंगे और उनकी सुरक्षा में। इसके साथ ही सभी जो यूनिट कमांडर्स हैं यानी कि जो स्टेक हैं उन सभी को भी कहा गया है कि शाहरुख की जो भी उनका कार्यक्रम है जहाँ भी जाते हैं उसका विशेष ख्याल रखा जाए और वहाँ पर उनकी सुरक्षा को रहना जाए। ये जो इंटेल आई है इसके आधार पर फौरी तौर पर ये अभी तुरंत सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके पहले उनके पास 2 पुलिस के जवान हुआ करते थे यानी कि Y कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन अब इसकी जो रिव्यू कमेटी है, सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी, वो अब इस खतरे की रिव्यू करेगी और उसके बाद फिर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और तब तक ये जो सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई है उसकी जो पैसा है उसका जो वो भी खर्चा वो शाहरुख खान को देना होगा, ये भी इसमें तय किया गया है। अगर सिक्योरिटी रिव्यू में भी आता है कि वाकई में उनकी जान को खतरा बहुत जरूरी है तो फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है खुफिया सूत्रों से और जो इस तरह के कुछ इंसिडेंट हुए हैं कुछ जगहों पे ऐसा बताया जा रहा है, जिससे कि ये पता चला है कि शाहरुख खान पर हमला हो सकता है, उनकी जान को खतरा है या फिर कुछ असामाजिक तत्व या फिर अंडरवर्ल्ड कहें, गैंगस्टर्स कहें, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसीलिए एहतियातन मुंबई पुलिस ने फिलहाल उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए उनकी सुरक्षा जो थी Y से Y+ कैटेगरी कर दी है। शुक्रिया सुनील आपका इस सब जानकारी के लिए। तो शाहरुख खान की सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया है। सुनील उसकी वजह बता रहे थे आपको किस तरह से अब शाहरुख खान के साथ यहाँ पर जो हथियारबंद जवान हैं वो रहेंगे उनकी सुरक्षा में। अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का औपचारिक उद्घाटन न्यू जर्सी में हो गया है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा है और टाइम स्क्वायर से 90 मीटर दक्षिण में स्थित 183 एकड़ के इस मंदिर के निर्माण में पूरे अमेरिका से 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता एक पारंपरिक भारतीय बावड़ी है जिसे ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें दुनिया भर के 300 से अधिक जल निकायों का पानी शामिल है। हम भारत के बाहर के विश्व में सबसे बड़े मंदिर से आपके पास मौजूद हो रहे हैं
और एनडीटीवी यहाँ है सेंट्रल न्यू जर्सी के अक्षरधाम मंदिर के पास, जिसमें 12,500 वॉलंटियर्स ने कुछ 12 साल की मेहनत से इस मंदिर को, इतने सुंदर मंदिर को जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, वो बनवाया है। और कुछ वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजर्स यहाँ हुए हैं। आपको स्वागत एनडीटीवी पर। आप कुछ बताएं जरा, इसको कितना सारा काम हुआ है, इतने सारे वॉलंटियर्स आए हैं जो 12,500 स्वयं सेवक ने आपका इतना समय बताया है और इतनी दूर से। When people ask me what is the foundation of अक्षरधाम क्या है, हिंदू धर्म और हिंदू सनातनी हिंदू संस्कृति उसमें भक्ति और सेवा की बात है। भक्ति which is love and devotion, सेवा which is selfless service, ये दोनों से ये मंदिर बना है। उसका जो सटल फाउंडेशन है, इसमें वॉलंटियरिज्म आ गया, इसमें इंक्लूसिविटी, सबको साथ रहकर, सबको साथ रखकर काम करने की जो बात है, सेवा करने की जो बात है, वो आ गई। और उससे भी ज़्यादा सबने भगवान, सबने ईश्वर के दर्शन करके उनको प्रेम देना, उनको साथ रखना और उनके साथ एक परिवार जैसा बना रखने की जो बात है। सभी के जो रिएक्शंस थे वो जान के हमको भी इतनी खुशी हुई कि ये अगर आप देखें तो मंदिर है, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहाँ से कोई भी अपना वैल्यूज, अपने मन में जो वैल्यूज है वो लेके जा सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हाउ कैन बी अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग इज व्हाट एवरीबॉडी एक्सपीरियंसेस। तो सभी ने अच्छी तरह से आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से थैंक यू बात करने का। और आप जैसे सुन रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी की वैल्यूज को अपील कर रहा है, सिर्फ हिंदू वैल्यूज नहीं। आपने सुना मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे और रूमी जैसे पोइट्स के उनकी कार्विंग्स लगी गई हैं यहाँ पर। और विश्व के हर जगह से यहाँ पे बहुत सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और ऑर्डिनरी लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। यहाँ सेंट्रल न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत के बाहर है, मैं बात कर रही हूँ नम्रता का एनडीटीवी से।